1991 में लोकसभा चुनाव से पहले राजीव गांधी अपने दिल्ली वाले दफ्तर में बैठे थे। उनके सचिव विंसेंट जॉर्ज ने अंदर आकर कहा, बाहर नरसिम्हा राव काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में नरसिम्हा राव कमरे में आए और राजीव उनसे मुखातिब हुए। आप बूढ़े हो गए हैं, मेरे ख्याल से आपको इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उम्र के 70 बसंत देख चुके नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। केंद्र की पिछली सरकारों में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का जिम्मा संभाल चुके थे। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह लिखते हैं कि राजीव ने दरकिनार किया तो नरसिम्हा काफी आहत हुए। चूंकि वो ज्यादा बोलते नहीं थे, इसलिए उन्होंने राजनीति छोड़कर चुपचाप हैदराबाद वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी। कोई हाय तौबा नहीं मचाई। मार्च 1991 में उन्होंने अपनी किताबों के 45 कार्टन हैदराबाद भिजवा दिए। इसी दौरान ज्योतिष का शौक रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने राव से कहा था, मुझे लगता है कि आपका भाग्य बदलने वाला है, कुछ महीने और रुक जाइए वरना वापस दिल्ली लौटना पड़ेगा। दुर्भाग्य से 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हो गई और तमाम उतार चढ़ाव के बाद रिटायरमेंट की तैयारी कर चुके नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन की। और दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री बनने की कहानी और उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, राजीव गांधी की हत्या के बाद आए लोकसभा नतीजों में कांग्रेस ने 232 सीटें जीती थी। सोनिया गांधी राजनीति में आने से इनकार कर चुकी थी। बड़ा सवाल था कि कांग्रेस किसे अपना प्रधानमंत्री चुनेगी। 17 जून के टाइम्स ऑफ इंडिया में महाराष्ट्र के सीएम और तब कांग्रेसी नेता शरद पवार के हवाले से खबर छपी थी कि महाराष्ट्र के सांसद तय करेंगे कि दिल्ली में देश का नेतृत्व कौन करेगा। 18 जून को फिर शरद पवार को पीएम प्रोजेक्ट करने वाली खबर छपी। महाराष्ट्र से दिल्ली तक चर्चा थी कि शरद पवार पीएम पद के लिए सुटेबल बॉय हैं। पीवी नरसिम्हा राव के पुराने दोस्त और लेखक संजय बारू अपनी किताब 1991 हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री में लिखते हैं कि 20 जून को मैंने पीवी नरसिम्हा राव के सरकारी बंगले पर गया। पीवी के पर्सनल सेक्रेटरी राम खांडेकर मुझे पीवी के लिविंग रूम में ले गए। पीवी कॉटन की लुंगी और बनियान पहने कांग्रेस के भगवत झा आजाद और कीर्ति आजाद से चर्चा कर रहे थे। मैंने बैठते ही टाइम्स ऑफ इंडिया की उन खबरों को लेकर सवाल दागा कि क्या शरद पवार पीएम बन रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव बोले, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर दिलीप पडगांवकर, राजीव सरदेसाई सब महाराष्ट्र के हैं, इसलिए अपने आदमी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन असल में दिल्ली में शरद पवार की कोई हवा नहीं है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखते हैं कि 10 जनपद में सोनिया गांधी ने अपने सलाहकार पीएन हक्सर से पूछा कि कांग्रेस की तरफ से पीएम बनने के लिए कौन सबसे ज्यादा काबिल है। तब हक्सर ने कहा कि वरिष्ठता के अनुसार तो उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा पीएम पद के लिए परफेक्ट है। नटवर लिखते हैं कि मुझे और अरुणा असफ अली को जिम्मेदारी दी गई कि हम शंकर दयाल शर्मा से बात करें। क्या वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? मैं और अरुणा शंकर दयाल से मिले और उन्हें सोनिया गांधी का ऑफर बताया। शंकर दयाल बोले, प्राइम मिनिस्टर फुल टाइम जॉब है। मेरी खराब सेहत और बढ़ती उम्र मुझे देश के सबसे महत्वपूर्ण ऑफिस को संभालने की अनुमति नहीं देती। इसके बाद पीएन हक्सर ने सोनिया को पीवी नरसिम्हा राव का नाम सुझाया। नटवर सिंह लिखते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव एक साधारण परिवार से आए व्यक्ति थे। अध्यात्म और धर्म में उनकी गहरी पैठ थी। वो कई भाषाओं को जानने वाले इंटेलेक्चुअल और बेहतरीन चिंतक थे। राव में एक और खूबी थी जो उनके पक्ष में जाती थी। विनय सीतापति के मुताबिक सोनिया गांधी को लगता था कि पीवी नरसिम्हा राव अपनी जगह जानते हैं। सरकार और संगठन में लंबे समय तक रहने के दौरान उन्होंने कभी गांधी परिवार के खिलाफ बगावती तेवर नहीं दिखाए। शरद पवार और एनडी तिवारी इस पैमाने पर खरे नहीं उतरते थे।
राजीव गांधी के खास दोस्त सतीश शर्मा ने भी इन्हीं खूबियों की वजह से पीवी नरसिम्हा राव का नाम सोनिया गांधी को सुझाया था। 29 मई 1991 को एक बार फिर CWC की मीटिंग हुई, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव सर्वसम्मति से कांग्रेस प्रेसिडेंट चुन लिए गए। कांग्रेस के एक खेमे का मानना था कि सोनिया गांधी ने राव को तब तक के लिए आगे किया जब तक वो खुद टेक ओवर करने का मन नहीं बना लेती। 21 जून को दोपहर 12:53 पर राष्ट्रपति R वेंकटरमन ने पीवी नरसिम्हा राव को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। पीवी नरसिम्हा राव एक अनुभवी नेता थे। उन्होंने अपने पूर्व कार्यकाल में स्वास्थ्य, शिक्षा और विदेश मंत्रालय देखे थे। वित्त का उन्हें कम अनुभव था। पीएम पद की शपथ लेने से एक दिन पहले 20 जून 1991 की शाम को कैबिनेट सेक्रेटरी नरेश चंद्र नरसिम्हा राव से मिले। पहली मुलाकात में नरेश चंद्र ने उन्हें 8 पेज वाली फाइल दी। इस फाइल पर टॉप सीक्रेट लिखा था। इसमें लिखा था कि कल जब नरसिम्हा राव शपथ लेंगे तो उन्हें सबसे पहले क्या करना है। पीवी नरसिम्हा राव ने जब वो फाइल पढ़ी तो उनके होश उड़ गए। उसे देखते ही उन्होंने नरेश चंद्र से पूछा कि क्या देश की इकोनॉमी इतनी खराब हो चुकी है। नरेश बोले, नहीं सर, इससे भी ज्यादा खराब है। विदेशी मुद्रा भंडार की हालत खस्ता है। इसी साल यानी 1991 जनवरी में हमारे पास केवल 89 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा बची थी, जिससे सिर्फ 2 हफ्ते का आयात खर्च पूरा हो सकता है। विनय सीतापति अपनी किताब हाफ लायन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया में लिखते हैं कि पीवी ने तय कर लिया था कि वो एक एक्सपर्ट अर्थशास्त्री को वित्त मंत्री बनाएंगे। उन्होंने तुरंत अपने संकट के साथी और खास दोस्त पीसी अलेक्जेंडर से बात की। अलेक्जेंडर ने उन्हें रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर IG पटेल को वित्त मंत्री बनाने को कहा। पटेल तक प्रस्ताव पहुंचा तो उन्होंने इनकार कर दिया। दरअसल उस समय उनकी मां बीमार चल रही थी। इस कारण से वो वडोदरा नहीं छोड़ना चाहते थे। हालांकि पटेल ने एक और नाम सुझाया। ये नाम था UGC के चेयरमैन डॉक्टर मनमोहन सिंह का। पीवी नरसिम्हा राव ने तुरंत मनमोहन सिंह की खोज शुरू की और उनके घर फोन लगाया तो पता चला कि वे यूरोप गए हैं, आज रात को लौटेंगे। सुबह फोन किया तो मनमोहन सिंह के नौकर ने बताया कि साहब सो रहे हैं, उन्हें उठाया नहीं जा सकता। शपथ ग्रहण के 3 घंटे पहले नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के UGC के ऑफिस में ही फोन लगाया। उन्हें वित्त मंत्री बनने का ऑफर दिया और कहा, अगर हम सक्सेस हुए तो इसका क्रेडिट हम दोनों को मिलेगा, अगर फेल हुए तो तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जब हजारों कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराना शुरू किया तो पीवी नरसिम्हा राव पूजा करने चले गए थे। वे घंटों तक पूजा करते रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी बायोग्राफी बियॉन्ड द लायंस में लिखते हैं कि इस विध्वंस में नरसिम्हा राव की मिलीभगत थी। जब कार सेवक ढांचा गिराने लगे तो पीवी पूजा पाठ करने लगे और जब ढांचा पूरी तरह गिर गया तभी वे पूजा से उठे। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि समाजवादी नेता मधु लिमये ने मुझे बताया था कि पूजा के दौरान जब पीवी नरसिम्हा राव के एक सहयोगी ने उनके कान में फुसफुसाया कि ढांचा गिर गया है तो उन्होंने तुरंत पूजा खत्म कर दी। ढांचा गिरने के बाद पीवी नरसिम्हा राव ने पत्रकारों को यह बताने के लिए बुलाया कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा था कि यूपी के CM कल्याण सिंह ने उन्हें धोखे में रखा था। जब मैंने पीवी नरसिम्हा राव से पूछा कि रातों रात कैसे वहां एक छोटा सा मंदिर खड़ा हो गया तो पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था कि मैं बाद में CRPF की एक टुकड़ी भेजना चाहता था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण विमान नहीं जा सका। फिर उन्होंने हम पत्रकारों से कहा था कि यह मंदिर ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि मुझे गृह मंत्री राजेश पायलट ने बताया था कि उन्होंने पीवी से कहा था कि हम रातों रात इस मंदिर को हटा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था।
पीवी नरसिम्हा राव को अनुमान था कि ये मंदिर हटाया तो हिंदू नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, नरसिम्हा राव के पीएम बनने के कुछ महीनों बाद सोनिया गांधी को लगने लगा कि नरसिम्हा राव नेहरू गांधी परिवार के महत्व को लगातार कम कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में लिखते हैं कि जनवरी 1992 में राज्यसभा चुनाव ने सोनिया गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के बीच की खाई को गहरा कर दिया। दरअसल सोनिया गांधी की निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज को राज्यसभा भेजा जाना था। उधर मार्गरेट अल्वा चौथी बार राज्यसभा जाने की जुगाड़ में लगी थी। पार्टी के कई नेता मार्गरेट अल्वा का विरोध कर रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव भी नामांकन को लेकर संशय में थे। पीवी नरसिम्हा राव रूस यात्रा पर जाने वाले थे। उन्होंने राज्यसभा का मामला खत्म करने के लिए सीधे सोनिया गांधी को फोन लगाया। सोनिया गांधी ने कुछ संकेत दिए, लेकिन साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा। जब विदेश से राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की सूची भेजी गई तो उसमें मार्गरेट अल्वा का नाम तो था, लेकिन विंसेंट जॉर्ज का नाम नहीं था। इसके बाद सोनिया और नरसिम्हा राव में खाई बढ़ती गई। ये तलखी इतनी बड़ी कि 2004 में जब नरसिम्हा राव का निधन हुआ तो उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया गया। विनय सीतापति अपनी किताब में लिखते हैं कि राव के बेटे प्रभाकरा कहते हैं कि हमें महसूस हुआ कि सोनिया जी नहीं चाहती थी कि हमारे पिता का अंतिम संस्कार दिल्ली में हो। वह यह भी नहीं चाहती थी कि यहाँ उनका मेमोरियल बने। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 24 जनवरी 2013 को आर.एन. काव मेमोरियल में मुख्य अतिथि के तौर पर नरसिम्हा राव की ईमानदारी से जुड़ा किस्सा सुनाया था। कलाम बताते थे कि 1996 के आम चुनाव के नतीजों से ठीक 2 दिन पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मुझसे कहा था कि एपीजे आप अपनी टीम को परमाणु परीक्षण के लिए तैयार रखिए। नरसिम्हा राव ने यह भी कहा था कि आप विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी से मिलिए और वाजपेयी को इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। कलाम कहते हैं कि नरसिम्हा राव ने मुझसे ऐसा करने के लिए इसलिए कहा था कि अगर उनकी सरकार चली भी जाती है तो आने वाले प्रधानमंत्री देश के लिए जरूरी न्यूक्लियर कार्यक्रम को जारी रख सके। कलाम ने कहा कि उनका यह काम ये बताता है कि नरसिम्हा राव एक देशभक्त राजनेता थे। तो दोस्तों, ये थी पीवी नरसिम्हा राव से जुड़ी चंद किस्से। दोस्तों, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।